नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। किस तरीके से लाल फीताशाही और प्रशासन के बैंकों के रवैये से, ढुलमुल रवैये से एक व्यक्ति परेशान हो जाता है और अपनी संपत्ति को खोकर दर दर की ठोकर खाने पे मजबूर हो जाता है। मैं बात करूंगा जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड की। एक आदमी न्याय मांगने जाता है और लगातार कोर्ट के चक्कर लगाता रहता है, लेकिन न्याय के नाम पे मिलती है तारीख तारीख और सिर्फ तारीख। मैं बात करूंगा, एक पूरी कहानी सुनाने से पहले सर पूछना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? तात्याराव स्वरूपराव चिखले, महाराष्ट्र से हूँ। मैं औरंगाबाद हाईकोर्ट में एडवोकेट भी हूँ और मैं अंबाजोगाई को रहता हूँ 300 किलोमीटर दूर हाईकोर्ट से। अच्छा। और वहाँ आके मेरा जो है ना हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल किया हुआ है 611, पिटीशन नंबर 611 96 में दाखिल किया था। उसमें 3 101 सर्टिफिकेट थे। 3 101 के सर्टिफिकेट रह ही नहीं सकते। कोई भी कोर्ट का एक ही निकाल रहता है और उसके बाद वो निकाल के बाद अपील रहता है यहाँ, लेकिन वो मेरे को नहीं मालूम। ये मैंने विदाउट हियरिंग दिया, ये नंबर का हीरा विदाउट हियरिंग दिया हुआ है और इसके मैं सहमत हूँ बोलकर ऐसा निकाल दे के रिजेक्ट किया। 8/2/99 को मेरा मैटर। उसके बाद हम जो है ना उसको रिव्यू करें, उसमें हम मेरे को और मेरे कहना का मतलब अगर आप समझ पाएँ तो मैं आसान भाषा में आपको समझाऊं कि लगातार कोर्ट को अप्रोच करते रहे, पिटीशन दाखिल करते रहे अपनी समस्या को लेके, लेकिन कोर्ट अपने मानकों पे खरा नहीं उतरा या अपने गाइडलाइंस को खुद ही फॉलो नहीं कर रहे हैं कोर्ट के वो जज, और इनकी पिटीशन को रिजेक्ट करते रहे, ऐसा इनका कहना है। उसके बाद अब मैं बताऊं कहानी क्या है। कहानी पूरी ये है कि ये अभी जो इनकी उम्र है 78 ईयर्स है और इनकी वाइफ की 72 साल है। इन्होंने एक होटल जो इनका था उसको एक्सपेंड करने का प्लान बनाया और उसको अच्छी तरह से खोलने का प्लान बनाया। इन्होंने एक बैंक को अप्लाई किया कर्ज के लिए, लोन के लिए। क्या नाम था उस बैंक का? वैद्यनाथ परली वैद्यनाथ अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक था वो, वैद्यनाथ नाम से बता रहे हैं। उससे इन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया। कितना लोन का अमाउंट अप्लाई किया? मेरे को 36 लाख रुपए मंजूर किए बैंक ने। 36 लाख रुपए मंजूर किए, लेकिन मजे की बात देखिए कि 36 लाख में से जो किस्त के रूप में इनको मिला या अमाउंट मिला वो कितना मिला? 12,70,000 रुपए दिए हैं। 12 लाख दिया, बाकी नहीं दिया पैसा। अब कोई व्यक्ति अगर कोई प्लानिंग करता है और उसको जितना फंड एलोकेट होता है उतना नहीं मिलेगा तो प्लानिंग गड़बड़ा जाएगी। इनका बजट गड़बड़ा गया, इनका प्रोजेक्ट कोलैप्स हो गया, तो इन्होंने बाकी पैसे बैंक ने नहीं दिए और फिर क्या किया? तो भी मैंने थोड़ा इधर उधर से पैसा जमा करके, हमारे पिताजी ने इधर उधर पैसा से पार्शली कंप्लीट करे और उसका उद्घाटन 17/5/92 को शिवराज पाटिल चाकूरकर, सभापति, महाराष्ट्र स्पीकर ऑफ द लोकसभा, उन्होंने किया। अध्यक्षता थी मुख्यमंत्री शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर। कहाँ पर ये लोकेटेड है आपका? बीड जिला, महाराष्ट्र, नियर औरंगाबाद। नहीं, होटल कहाँ था? वहाँ एसपी के बंगले के बाजू को मिडल ऑफ द सिटी है। जैसा आईटीओ दिल्ली में है वैसा मिडल ऑफ द सिटी मेरा होटल बना हुआ है। कहने का मतलब ये है कि इनको जो प्रॉमिस किया गया था अमाउंट का वो इनको नहीं दिया, फिर भी इन्होंने मैनेज करके होटल खोल लिया। उसके बाद क्या होता है कि आपका बजट गड़बड़ा जाता है। 35,000 रुपए के बॉन्ड में हमारा और बैंक का एग्रीमेंट है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द बिल्डिंग द इंस्टॉलमेंट विल बी स्टार्टेड। The amount is not given full-fledged 36 lakhs. How the building will be completed? How the installment are being started? देखिए, सीधी सीधी बात यह है कि पैसा आपने दिया नहीं और इंस्टॉलमेंट आप मांग रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? ये बैंक की सरासर मनमानी थी और गलत रवैया था, बैड प्रैक्टिसेस थी, जिसकी वजह से इनका पूरा सिस्टम गड़बड़ा गया और हालत ये आ गई कि होटल को बैंक ने आपसे छीन लिया। 10 जनवरी 1996 में मेरा होटल जब्त कर हमको बाहर निकाल दिया गया। पूरा सामान जब्त किया गया और जिसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हमारी कोई गलती नहीं है, एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं है। हम चाहते हैं हाईकोर्ट ने देखना चाहिए। तो अब ये कोर्ट को अप्रोच करेंगे ना, जब ऐसा बैंक प्रैक्टिस कर रहा है तो ये कोर्ट को अप्रोच करेंगे। अब जब कोर्ट में ये अप्रोच करते हैं, उससे पहले एक प्रक्रिया और हुई, होटल की नीलामी भी हो गई। उसकी होटल की नीलामी 29,75,000। कितनी वैल्यूएशन थी उसकी? उसकी वैल्यूएशन कलेक्टर स्टैम्प ड्यूटी जो रजिस्ट्री के वक्त कलेक्टर स्टैम्प लेता है उसकी कीमत 3,85,00,000 का एफिडेविट दाखिल किया हुआ है हाईकोर्ट में। मजे की बात है कि करोड़ों का होटल
और नीलामी होती है तो 29 लाख समथिंग में हो जाती है, और वो पैसा एक भी नहीं लिया है, और पैसा भी नहीं लिया गया। और हाईकोर्ट के देव जज साहब ने उसके कमीशन, चार्टर अकाउंटेंट को कमीशन नियुक्त किया है 2/3/2020 में। वो कमीशन का रिपोर्ट भी नहीं कर रहा है। कितना बड़ा मामला साफ साफ दिख रहा है कि सीधे सीधे तरीके से दिख रहा है कि लोन पूरा नहीं दिया गया, बैड प्रैक्टिसेस की गई, गलत तरीके से अप्रोच किया गया जैसा इनका कहना है, और उसके बाद नीलामी भी कर दी गई, और नीलामी भी पता नहीं किस तरीके से की, और उसका अमाउंट भी नहीं लिया। जब इतनी सारी अनियमितताएं हैं जैसा इनका कहना है, तो ये जाएंगे कोर्ट। कोर्ट में क्या होता है? ऑनरेबल देव साहब जो है ना वो बराबर ले रहे थे। उन्होंने चार्टर अकाउंटेंट विशाल को नियुक्त किया चार्टर अकाउंटेंट कमीशन बोल के, वो कमीशन को बैंक को रिपोर्ट दो बोलकर 3 साल से वो कागज दे रही नहीं। मेरा आज मतलब एक कमीशन नियुक्त किया, एक कमेटी नियुक्त कर दी कि भाई आप रिपोर्ट दो, और वो 3 साल से उस मामले को अधर में लटकाए हुए, ऐसा कह रहे हैं। ऐसा रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, और वो मेरे जामीनदार की तरफ 4 करोड़ रुपए का रिकवरी का नोटिस देके उसकी जब्ती के वास्ते, अरुण डावले डॉक्टर के जब्ती के वास्ते 14 में वो एक नोटिस निकाला। वो नोटिस के जरिए हम अपील में आए हैं। वो नोटिस को रिजेक्ट कर हमारा होटल हमको दो। आज होटल को ताला है, कुफल है, वो नीलाम नहीं किया हुआ है, और किसको दिया हुआ है, इसके वजह से मैं राज्यपाल के सामने ओपोजिशन को बैठा। आप जाके देखिए, मेरे सीनियर सिटीजन है, आप मेरे महाराष्ट्र के सबसे बड़े प्रमुख नागरिक है, आप जाके होटल में देखो कौन घुसा है। दाऊद घुसा है क्या? कोई बैंक का कोई बड़ा राजकर्ता घुसा है? ये सब ओपोजिशन मैंने 3 दिन राज्यपाल के सामने किया है नवंबर में, तो भी राज्यपाल ने दखल नहीं दी। बाद में हाईकोर्ट के सामने मैं कहने का मतलब है कि एक जो आम इंसान है वो जब सिस्टम से पीड़ित होता है तो वो जाता है कोर्ट का रुख, और कोर्ट का भी एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर पर भी ऐसा इनका कहना है कि कोर्ट के जजों पर भी दबाव है, और उस सिस्टम पे पूरा दबाव है कि इनकी एप्लीकेशन या इनकी पिटीशन ना ली जाए। तो अब क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूं जो हाईकोर्ट जज जिस बार काउंसिल से नियुक्त होते हैं, जिस हाईकोर्ट में वो वकील काम करते हैं, वो हाईकोर्ट में नहीं रहना चाहिए जज बोल के, उनको अदर स्टेट में भेजना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो साठ-गांठ हो जाती है लोकल लोगों की, लोकल वकीलों की, तो ये कहना चाहते हैं जो जज बनते हैं उनको उनके प्रदेश में न रख के कहीं और किसी और हाई कोर्ट में, जैसे महाराष्ट्र का है तो उसको किसी दूसरे में अपॉइंट करना चाहिए। नहीं तो केंद्र सरकार जो नेशनल, क्योंकि अपॉइंटमेंट अक्सर सरकारी जो राज्य के जजेज होते हैं उनका सरकार के पास कुछ पावर होती है अपॉइंटमेंट की, जजेस की, तो उस वजह से इन्फ्लुएंस रहता है पावर का पॉलिटिकल सिस्टम का जुडिशरी के ऊपर। ये कहना चाह रहे हैं आप? यही कहना चाह रहा हूँ। और वो भी जुडिशियल कमीशन केंद्र सरकार ने जो नियुक्त किया है वो बराबर है एग्जामिनेशन, लेकिन वो सब कंट्रोल ये जजेस को ही रहना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को। लेकिन वो क्वालिफाई, वेल वर्सन, ब्रिलियंट ऐसे एडवोकेट में से चुना जाना चाहिए। कोई भाई है, बहन का बच्चा है, साला है, ऐसे लोगों को जजेस बोलकर नियुक्त नहीं करना चाहिए। ऐसे ही 90% जजेस जो है ना, भाई भतीजावाद नहीं चलना चाहिए, सिफारिश नहीं चलनी चाहिए, योग्यता के आधार पर नियुक्ति होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए। इस तरह की बातें उठा रहे हैं। ये अपने दुख को तो भूल गए, लेकिन ये सिस्टम में सुधारने की बात कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि जो जुडिशरी का सिस्टम है जिसमें जज अपॉइंट होते हैं उस पर सीधा सीधा सवाल उठा रहे हैं, और कह रहे हैं कि उसको पारदर्शिता के साथ लाना चाहिए, सरकार को नियम बनाने चाहिए, या ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें सिफारिश खत्म हो जाए, भाई भतीजावाद खत्म हो जाए, और आम इंसान जो कोर्ट के पास जाता है न्याय मांगने के लिए उसकी आवाज़ सुनी जाए। क्या लगता है आपको? क्या मेरा इम्पोर्टेंट एक कहना है ब्लास्ट, जो मैं बैंक को लड़ रहा हूँ, उस बैंक का ही वकील जीवी घुगे बोलकर एडवोकेट था, उसको ये मेरे खिलाफ लड़ने की वजह से वो हाईकोर्ट जज बना। वो कमाल की बात देखिए कि मतलब उस अभी एक पीछे एक मामला हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन थी जिसमें कुछ लोगों ने आपत्ति उठाई थी कि जो जज की बेंच बनी थी, 5 जजों की बेंच बनी थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो कुछ जो पीड़ित पक्ष था उसने कहा कि आप तो हमारे खिलाफ एक समय वकील थे, अब आप जज बन गए हो तो आपको इस मामले को सुनने का अधिकार नहीं। तो जज ने स्वयं संज्ञान लेकर अपनी उस बेंच से अलग कर लिया उस जज ने, और वो बेंच भंग हो गई। तो वो तो उसकी अंदर की इंसानियत जो कर लिया, लेकिन ये कह रहे हैं कि जिस बैंक का वकील इनके खिलाफ लड़ रहा था वही जज बन गया। वो प्रिंसिपल जस्टिस है वहाँ के, और वो जो है ना, कल परसों मेरा एक ऑर्डर हो गया था, ये 1 दिन में कागज दे देना कमिश्नर को बोलकर हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया। कल तक किसी बैंक की एडवोकेसी कर रहा है, अगर वो आज जज होगा तो कुछ ना कुछ उसका फेवर रहेगा,
उस तरफ इनका ऐसा कहना है। फेवर नहीं है। कल एक जजमेंट हुआ था, वो जजमेंट क्यों चेंज हो गया? वो प्रिंसिपल जस्टिस से चर्चा हो गई या कैसा हो गया? इसके वजह से मैंने उसकी नोटिस दिया हाईकोर्ट। अभी किसको मेमोरेंडम दे रहे हो आप? मैं हाईकोर्ट और बॉम्बे को दिया, अभी सुप्रीम कोर्ट को मेमोरेंडम दिया है। वो सुप्रीम कोर्ट को कहना है इसकी जांच हो जाए। मतलब ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस बात में दखल दे और जांच कराए, और जांच कराकर दूध का दूध और पानी का पानी हो। जो इन्होंने आरोप लगाए हैं उसकी जांच होनी चाहिए और ये देखना चाहिए कैसे इनको न्याय मिलेगा। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी। जय हिंद, जय भारत।